हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माइंड योर एग्जाम। आज की इस वीडियो में हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। पाइथन में अलग अलग तरीके के कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं। एक एक करके सबको समझेंगे, एग्जाम्पल के साथ डिफरेंस समझेंगे उनका, और फिर लास्ट में टर्नरी एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट का भी कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो सबसे पहले ईजीएस्ट कंडीशनल स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं, जो कि है इफ स्टेटमेंट। इफ, जैसे कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज से भी पता होगा, इफ का मतलब है कि अगर कोई कंडीशन सेटिस्फाई या ट्रू होती है तो उसके बाद हम एक सेट ऑफ एक्शंस लेते हैं। अदरवाइज वो कंडीशन अगर फॉल्स है या ट्रू नहीं है तो दूसरे सेट ऑफ एक्शंस लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज रेनिंग आई विल नॉट गो आउटसाइड टू प्ले। अगर बारिश हो रही है तो मैं बाहर खेलने नहीं जाऊंगा या जाऊंगी। तो अगर कोई कंडीशन सेटिस्फाइड है तो एक सेट ऑफ एक्शंस या एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हम पाइथन में एग्जीक्यूट करते हैं। अदरवाइज वो स्टेटमेंट्स नहीं एग्जीक्यूट किए जाते और दूसरे स्टेटमेंट्स पे फिर एग्जीक्यूशन होती है। तो यहाँ पे इफ स्टेटमेंट को समझते हैं एग्जाम्पल से। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया है मार्क्स, जिसकी वैल्यू है 60। अब ये है इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट को आप कैसे लिखते हो? सबसे पहले आता है इफ कीवर्ड। कीवर्ड यानी इस वर्ड का एक मतलब, एक मीनिंग फिक्स है पाइथन में। आप इफ को किसी और मीनिंग या वेरिएबल नेम की तरह नहीं यूज कर सकते, ठीक है। अब सबसे पहले इफ कंडीशन लिखने के लिए आपने इफ वर्ड लिखा, उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स में आपने कंडीशन लिखी जिसे आप चेक करना चाहते हैं, ठीक है। अब कंडीशन में क्या चेक करना चाहती हूँ कि मार्क्स ग्रेटर देन 40 है या नहीं, और अगर ऐसा होता है तो फिर मैं ये एग्जीक्यूट करना चाहती हूँ कि प्रिंट कांग्रेचुलेशंस यू पास्ड। अब आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप इफ स्टेटमेंट के बाद कंडीशंस लिखोगे, उसके बाद एक कोलन लिखना जरूरी है। जैसे ही आप कोलन लिखते हो तो आप नेक्स्ट एंटर जब प्रेस करोगे, आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली कुछ स्पेसेस के बाद प्रिंट स्टेटमेंट थोड़े स्पेसेस के बाद शुरू हुआ है, यानी ये इंडेंटेशन है। इसका क्या मतलब है कि इफ वाली कंडीशन अगर ट्रू होती है तो जितने भी स्टेटमेंट्स इफ के स्टेटमेंट के बाद लिखे गए हैं, जो कि एक डिफरेंट इंडेंटेशन लेवल पे हैं, वो तभी एग्जीक्यूट होंगे जब ये कंडीशन ट्रू होगी। तो अगर मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट यहाँ पे आ रहा है जो कि इफ के बाद कुछ स्पेसेस या इंडेंटेशन के बाद आ रहा है, तो ये पूरा इफ का ब्लॉक कहलाता है। इफ की कंडीशन ट्रू हुई तभी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया जाएगा, अदरवाइज ये स्टेटमेंट नहीं प्रिंट होगा। और जब ये इफ वाला पूरा ब्लॉक खत्म हो जाएगा, चाहे कंडीशन ट्रू हो या ना हो, उसके बाद फिर से हम बिना स्पेस डाले, जो इफ की इंडेंटेशन थी, यानी इफ भी बिना स्पेसेस के प्रेजेंट था, मार्क्स भी बिना स्पेसेस के प्रेजेंट थे, तो इफ के कंडीशन और ब्लॉक खत्म होने के बाद हम नेक्स्ट स्टेटमेंट भी बिना स्पेसेस से ही स्टार्ट करेंगे। यानी इफ के शुरू होने से पहले जो इंडेंटेशन लेवल था, इंडेंटेशन का मतलब होता है कि कितने स्पेसेस आप छोड़ रहे हैं बिगनिंग में। स्पेसेस पाइथन में तभी छोड़े जाते हैं जब कोई कंडीशन या कोई लूप चेक होने के बाद, अगर वो लूप या कंडीशन ट्रू है तो कुछ स्टेटमेंट्स उसके अंदर, उस कंडीशन या लूप के अंदर एग्जीक्यूट किए जाते हैं एक इंडेंटेड ब्लॉक में, ठीक है। तो मैं एक बार क्विकली रिपीट कर रही हूँ। ये हमारा मार्क्स का वेरिएबल है जिसके बेसिस पे हमने इफ की कंडीशन लिखी है। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तभी ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो ये प्रिंट स्टेटमेंट नहीं प्रिंट होगा और डायरेक्टली हमारे पास लास्ट स्टेटमेंट प्रिंट होगा। तो ये जो लास्ट स्टेटमेंट है, इररिस्पेक्टिव चाहे इफ की कंडीशन ट्रू हो या ना हो, ये वाला स्टेटमेंट हमेशा प्रिंट होगा, क्योंकि ये इफ के ब्लॉक के बाहर है। कैसे पता लगेगा इफ के ब्लॉक के बाहर है? क्योंकि इसकी इंडेंटेशन सेम है इफ की इंडेंटेशन से। अगर ये इफ के ब्लॉक के अंदर होता तो ये कुछ इस तरीके से स्पेसेस छोड़ने के बाद आता, नेक्स्ट इंडेंटेशन लेवल पे आता, ठीक है। तो इस कोड को हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब आप देखो, मार्क्स की वैल्यू थी 60, इफ की कंडीशन मार्क्स ग्रेटर देन 40, यानी 60 ग्रेटर है 40 से, ये ट्रू हुई कंडीशन। तो यहाँ पे वैल्यू, ये जो इफ के अंदर ब्लॉक में स्टेटमेंट थे प्रिंट, ये यहाँ पे प्रिंट हो गया। और उसके बाद जैसे ही इफ का ब्लॉक खत्म हुआ तो जो भी नेक्स्ट लाइन आएगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी।
जाएगी। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू पास्ड। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट इफ के ट्रू होने की वजह से प्रिंट हुआ है, और ये वाला स्टेटमेंट चाहे इफ ट्रू होता या नहीं तब भी प्रिंट होता। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल देखते हैं इफ का। इस केस में मैंने मार्क्स की वैल्यू को 20 रखा है ताकि इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो जाए। तो इफ वाली कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो इफ के इंडेंटेड ब्लॉक में जितने भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो यहाँ पे जब मैंने इस कोड को रन किया, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो यहाँ पे इनर वाले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा पाइथन, और डायरेक्टली इफ के खत्म होने के बाद जो भी स्टेटमेंट आ रहा है वो प्रिंट हो जाएगा। अब सपोज इसी कोड को कॉपी करके देखते हैं, और ये जो लास्ट वाला हमारा प्रिंट स्टेटमेंट है इसे भी इफ के ब्लॉक में ही डालते हैं। यहाँ पे अगर मैंने इसकी इंडेंटेशन लेवल चेंज कर दी लास्ट वाले स्टेटमेंट की, तो इसका क्या मतलब हुआ, इफ के ब्लॉक में अब 2 स्टेटमेंट्स हैं जो तभी एग्जीक्यूट होंगे जब ये पूरा कंडीशन ट्रू होगी। तो इस केस में कंडीशन ट्रू नहीं है, तो आप देख सकते हैं ऑल्दो यहाँ पे एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया है, यहाँ पे आपको एक नंबर दिख रहा है स्क्वायर ब्रैकेट में, यानी पाइथन ने इस सेल को एग्जीक्यूट कर दिया है, उसके बाद भी कोई आउटपुट नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है इफ की कंडीशन ट्रू नहीं हुई है, इसीलिए ये दोनों स्टेटमेंट्स जो इफ के ब्लॉक में थे वो नहीं प्रिंट हुए। अगर मैं यहाँ पे दोबारा से इफ की कंडीशन ट्रू कर देती हूँ तो आप देख सकते हैं दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पे प्रिंट हुए हैं। ठीक है, तो इफ का कॉन्सेप्ट है कि जब वो कंडीशन जो चेक हो रही है वो ट्रू होगी तभी इफ के अंदर जितने भी इंडेंटेड स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट किए जाएंगे, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। अब सेकेंड टाइप ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट हमारे पास आता है इफ एल्स स्टेटमेंट। अब इफ में अगर एक कंडीशन ट्रू है तो हम कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स प्रिंट करा रहे हैं या एग्जीक्यूट करा रहे हैं, लेकिन अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं है तब हमें क्या करना है, ये इफ हमें कभी नहीं बताता या हेल्प करता। तो इफ सिर्फ एक कंडीशन पे बेस्ड है ना, एक बार ही चाहे आप वो सिंगल कंडीशन चेक करो इफ में या फिर एक से ज्यादा कंडीशन चेक करो, लेकिन अगर वो कंडीशन या कंडीशंस फॉल्स हुई तो क्या करना है, ये हमें कैसे पता लगेगा या ये हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। इसके लिए आपके पास आता है इफ एल्स स्टेटमेंट। तो इफ एल्स का क्या मतलब है, अगर ये कंडीशन इफ वाली कंडीशन ट्रू हुई तो फिर आप इंप्लीमेंट करो जो भी इफ के ब्लॉक में स्टेटमेंट्स लिखे हैं, अदरवाइज अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो उस केस में हम एल्स वाले ब्लॉक पे आएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कोलन के बाद जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे ऑटोमेटिकली पाइथन एक इंडेंटेशन ब्लॉक, कुछ इंडेंटेशन प्रोवाइड करके कुछ स्पेसेस छोड़ के एक नया इंडेंटेड ब्लॉक स्टार्ट करेगा। इसका क्या मतलब है कि ये वाले स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट होंगे जब प्रोग्राम का कंट्रोल एल्स वाले कीवर्ड पे आएगा, और एल्स वाले कीवर्ड पे प्रोग्राम का कंट्रोल तब आएगा जब इफ की कंडीशन फॉल्स है। तो इफ एल्स के केस में अगर इफ की कंडीशन फॉल्स होती है तभी हम एल्स वाले ब्लॉक को इंप्लीमेंट करते हैं। अगर इफ की कंडीशन ट्रू हुई तो एल्स पे कभी प्रिंटिंग या एग्जीक्यूशन नहीं आएगा, और इफ एल्स के बाद चाहे कोई भी स्टेटमेंट लिखा हो, चाहे नॉर्मल कोड हो, प्रिंटिंग स्टेटमेंट हो, वो जरूर एग्जीक्यूट या इंप्लीमेंट होगा क्योंकि वो इफ एल्स पे डिपेंडेंट ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे मार्क्स की वैल्यू मैंने 30 असाइन करी है और कंडीशन क्या चेक करी है, अगर मार्क्स 40 से बड़े हैं तो प्रिंट करा दो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अदरवाइज मतलब अगर मार्क्स 40 से कम है तो प्रिंट करा दो सॉरी यू फेल्ड। तो यहाँ पे जब मैंने इस कोड को इंप्लीमेंट किया या रन किया, आप देख सकते हैं एल्स वाला स्टेटमेंट प्रिंट हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्क्स की वैल्यू 30 है, इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई तो इफ वाला कोड या ब्लॉक नहीं इंप्लीमेंट होगा और एल्स वाला ब्लॉक इंप्लीमेंट होगा। तो किसी भी टाइम पे या तो इफ वाला ब्लॉक इंप्लीमेंट होगा या फिर एल्स वाला, ऐसा कभी नहीं होगा कि इफ और एल्स दोनों के कोडिंग ब्लॉक्स एग्जीक्यूट हों। ठीक है, अब यहाँ पे जो ऊपर वाले केस में हमारी कंडीशन फॉल्स हुई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया एक ही इफ या एल्स में से एक ही इंप्लीमेंट होगा। तो यहाँ पे अगर हम कंडीशन ट्रू करते हैं, मार्क्स को मैंने चेंज करा है 90, बाकी पूरा कोड सेम है, यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी 90 40 से बड़ा
है, तो जब हम इसे इंप्लीमेंट करेंगे तो आप देख सकते हैं अब क्या प्रिंट हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो यहाँ पे दोनों ही केसेस में लास्ट वाला स्टेटमेंट प्रिंट हुआ है, जो ये डॉट डॉट्स हैं ये प्रिंट हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये इफ एल्स के इंडिपेंडेंट है, चाहे इफ इंप्लीमेंट हो चाहे एल्स इंप्लीमेंट हो, दोनों ही केसेस में आप देख सकते हो लास्ट वाला स्टेटमेंट जो इफ एल्स के बाहर है वो हमेशा इंप्लीमेंट होगा, लेकिन इफ और एल्स में से कोई एक ही आउटपुट आपको या एक ही कोड ब्लॉक आपको एग्जीक्यूट होता हुआ दिखाई देगा। अब नेक्स्ट हमारा कंडीशनल आता है इफ एलिफ एल्स का कंडीशनल स्टेटमेंट। अब सपोज आपको एक कंडीशन नहीं चेक करनी, अगर सपोज आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में हैं और आपको अपने ग्रेड्स असाइन होते हैं अपने मार्क्स या परसेंटेज के बेसिस पे, तो उस केस में आपने देखा होगा कि एक रेंज होती है। अगर किसी स्टूडेंट की परसेंटेज से 90 to 100% के बीच में आई तो उसका ग्रेड होगा A+। अगर किसी की मार्क्स या परसेंटेज 75 से 89 तक आए तो उसका ग्रेड होगा A, और एंड सो ऑन। तो इस सिनेरियो को हम इफ एल्स से इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें मल्टीपल, एक से ज्यादा कंडीशन चेक हो रही है ना। अगर एक कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो आप दूसरी कंडीशन पे आते हो। तो इस सिनेरियो के लिए ना इफ सूटेबल है ना इफ एल्स सूटेबल है, क्योंकि दोनों ही में एक बार ही कंडीशन आपकी चेक होती है ना। अब हमें क्या करना है, हम इफ एलिफ एल्स की लैडर देखेंगे। लैडर क्यों? मतलब एक के अंदर एक स्टेप पूरा हुआ, उसके बाद दूसरे स्टेप पे हम चेकिंग करेंगे अगर पहला वाला ट्रू नहीं है। तो इफ एलिफ एल्स का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आप इफ स्टेटमेंट लिखते हो जिसमें कोई एक कंडीशन चेक होगी। अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं है तभी आप एलिफ वाले स्टेटमेंट में दूसरी कंडीशन लिखोगे। तो एलिफ कॉम्बिनेशन है एल्स और इफ का। एल्स और इफ का कैसे कॉम्बिनेशन है? एल्स इसीलिए क्योंकि ऊपर वाला इफ जब फॉल्स होता है तब इसके बाद जो एलिफ लाई कर रहा है उस पे कंट्रोल आता है। जैसे कि एल्स के केस में भी होता था, इफ की कंडीशन अगर फॉल्स है तभी एल्स पे कंट्रोल आएगा, उसके स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। तो ये वाला जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है, ये जो सेकंड कंडीशन है मार्क्स ग्रेटर देन 75 जो एलिफ के साथ लिखी हुई है, ये कंडीशन तभी चेक होगी जब इसके ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स है। और क्योंकि यहाँ पे हम कंडीशन लिख रहे हैं तो यहाँ पे इफ का भी कॉम्बिनेशन है। एल्स में हम कंडीशन नहीं चेक कर सकते थे, एलिफ में हम कंडीशन दूसरी चेक कर सकते हैं जब आउटर कंडीशन यानी इसके ऊपर जो कंडीशन है वो कंडीशन फॉल्स है। तो यहाँ पे अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90 की कंडीशन फॉल्स होती है, उसके बाद हम चेक करेंगे सेकंड कंडीशन मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 75। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसका ये जो ब्लॉक है इसके इंडेंटेशन लेवल पे, ये एक इंडेंटेशन लेवल है जिसमें कोई स्पेसेस नहीं है, ये दूसरा इंडेंटेशन लेवल है जिसमें 4 स्पेसेस हैं, बाय डिफॉल्ट पाइथन लिखता है। तो एलिफ के बाद भी आपने राउंड ब्रैकेट्स में कंडीशन लिखी है, कोलन लगाया है। कोलन ये बताता है कि इस स्टेटमेंट के बाद इसका ब्लॉक शुरू होगा, है ना। तो यहाँ पे इंडेंटेशन लेवल, सेकेंड इंडेंटेशन लेवल पे ही प्रिंट स्टेटमेंट आ गया है। अगर ये कंडीशन भी फॉल्स होती है यानी बच्चे के मार्क्स 75 से भी ज्यादा नहीं है, 90 से तो ज्यादा है ही नहीं, 75 से भी ज्यादा नहीं है, तो नेक्स्ट कंडीशन आपको क्या चेक करनी है, क्या स्टूडेंट के मार्क्स 60 या 60 के ज्यादा है और 75 से कम है। अगर पहली दो कंडीशन फॉल्स हुई तो इसका क्या मतलब था कि स्टूडेंट के मार्क्स 90 से कम है। सेकेंड कंडीशन फॉल्स हुई, इसका क्या मतलब है, स्टूडेंट के मार्क्स 75 से कम है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती। अब थर्ड कंडीशन जब हमने चेक की, एलिफ के साथ ही हम लिखेंगे क्योंकि हमें कंडीशन अप्लाई करनी है। तो हमने चेक किया क्या स्टूडेंट के मार्क्स 60 या उससे ज्यादा है, अगर हाँ तो प्रिंट कर दो ग्रेड बी। और अगर ये भी सिनेरियो नहीं है, स्टूडेंट के मार्क्स 60 से भी कम है, तो इसके बाद हमें कोई कंडीशन चेकिंग नहीं करनी, हम डायरेक्टली एल्स लिखेंगे जिसमें हमारा ग्रेड सी वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा।
तो इफ, एलिफ, एल्स का क्या लॉजिक है? इफ में आप सबसे पहली कंडीशन लिखते हो जिसमें जो आपको एग्जीक्यूट करनी है, उसके बाद अगर वो पहली कंडीशन फॉल्स होती है तो आप सेकंड कंडीशन कैसे लिखते हो? एलिफ से। देखो यहां पे आप एक सेकंड इफ स्टेटमेंट भी लिख सकते थे, है ना, इसकी जगह आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते थे, लेकिन उस केस में क्या होता कि पहली कंडीशन चेक होती, उसके बाद दूसरी कंडीशन भी चेक होती, लेकिन अगर पहली कंडीशन ट्रू हुई तो भी सेकंड कंडीशन चेक होती। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। हम क्या चाहते हैं कि अगर पहली कंडीशन फॉल्स है तभी आप दूसरी कंडीशन चेक करो। अगर पहली कंडीशन ट्रू हो गई है तो फर्दर कंडीशंस चेक करने का पॉइंट ही नहीं है। हमने डिसाइड कर लिया है हमारा ग्रेड स्टूडेंट को A+ देना है ना। तो इसीलिए एलिफ में EL पार्ट क्या बताता है कि अगर इफ फॉल्स हुआ तो हमें क्या करना है, हमें ये वाली कंडीशन चेक करनी है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है इंप्लीमेंट करते वक्त। अब यहाँ पे मार्क्स की वैल्यू थी 93, मार्क्स की वैल्यू 93 है तो इफ वाली कंडीशन यानी पहली कंडीशन ही ट्रू हुई है और यहाँ पे प्रिंट हो गया है A+। जैसे कि मैंने इफ एल्स के केस में भी बताया था, कोई भी किसी भी टाइम पे कोई भी एक कंडीशन ही ट्रू होगी और बाकी सारी कंडीशंस हम चेक नहीं करेंगे जैसे ही हमें एक ट्रू कंडीशन मिल जाती है। तो जैसे ही इफ की यहाँ पे कंडीशन ट्रू हुई, हम ये रिमेनिंग पूरा कोड पाइथन एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, क्योंकि इफ अगर फॉल्स होता तभी हम इस रिमेनिंग पार्ट पे आते। ठीक है, अब थोड़ा सा चेंज करते हैं इस कोड को, 93 की जगह सपोज 80 करते हैं। तो इस केस में मार्क्स की वैल्यू ग्रेटर देन 90 नहीं है तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। अब ये कंडीशन फॉल्स हुई है इसीलिए एलिफ पे कंट्रोल गया है। यहाँ पे चेकिंग होगी कि क्या मार्क्स ग्रेटर देन 80 है। हाँ, मार्क्स ग्रेटर देन 75 है। यस, मार्क्स की वैल्यू है 80 जो कि ग्रेटर देन 75 है। तो यहाँ पे आपका प्रिंट आ गया ग्रेड A और जैसे ही ये सेकंड कंडीशन ट्रू होती है रिमेनिंग एलिफ नहीं एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब लास्ट कंडीशन के लिए ग्रेटर देन 60 के लिए भी एक बार चेक कर लेते हैं। अगर मैंने यहाँ पे 60 लिखा तो आप देख सकते हैं आपका आउटपुट आया है ग्रेड B। अब कैसे चेकिंग हुई होगी? पहले इफ की कंडीशन चेक हुई, वो फॉल्स हुई तो ये स्टेटमेंट नहीं प्रिंट हुआ। डायरेक्टली यहाँ पे सेकंड कंडीशन चेक हुई होगी। सेकंड कंडीशन पाइथन ने जब चेक करी ये भी फॉल्स है तो नेक्स्ट कंडीशन चेकिंग पे आया कंट्रोल। नेक्स्ट कंडीशन चेकिंग ट्रू है तो इसका कोड ब्लॉक इंप्लीमेंट हुआ, एग्जीक्यूट हुआ और आपको आउटपुट मिल गया। अब क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गई है तो एल्स वाले पार्ट पे कंट्रोल नहीं आया होगा, पाइथन ने उसे कंप्लीटली इग्नोर कर दिया, क्योंकि पाइथन समझता है कि एल्स का मतलब तभी बनता है या एल्स को तभी एग्जीक्यूट करना है जब उससे जस्ट ऊपर आने वाली इफ कंडीशन फॉल्स है। तो अगर यहाँ पे मैं मार्क्स कर देती हूँ 20, इस केस में एल्स वाला पार्ट इंप्लीमेंट होगा, बाकी ऊपर की सारी कंडीशंस फॉल्स हुई होंगी तभी हम एल्स पे आए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा कंडीशनल्स में आता है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। अब दो सिनेरियोज हैं। देखो अभी मैंने एक सिनेरियो लिखा था जिसमें 2 इफ स्टेटमेंट्स थे। यहाँ पे मैं एक और सेल लिख देती हूँ ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट भी समझ आए। एक स्टेटमेंट ये है, यहाँ पे मैंने 2 इफ स्टेटमेंट्स लिखे हैं, लेकिन ये 2 इफ स्टेटमेंट्स नेस्टेड इफ नहीं है। नेस्टेड इफ का क्या कॉन्सेप्ट होता है? नेस्टिंग मतलब एक के अंदर एक। जब किसी इफ स्टेटमेंट के अंदर मैं दूसरा इफ स्टेटमेंट लिखती हूँ, जैसे इस सिनेरियो में यहाँ पे मैंने इफ कंडीशन चेक करी है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तब मुझे नेक्स्ट कंडीशन चेक करनी है। जब हम इफ के अंदर एलिफ लिख रहे थे उसका क्या मतलब था कि अगर इफ कंडीशन फॉल्स होगी तो एलिफ वाली कंडीशन चेक होगी। लेकिन नेस्टेड इफ में क्या होता है कि अगर इफ की कंडीशन ट्रू हुई है तो आपकी इनर इफ वाली कंडीशन चेक होगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है नेस्टेड इफ के, ये है नेस्टेड इफ, ये है नॉर्मल मल्टीपल इफ। यहाँ पे मैं कमेंट लिख देती हूँ, जस्ट
ये है नेस्टेड इफ और यहाँ पे है मल्टीपल इफ। मल्टीपल इफ मतलब एक से ज्यादा इफ स्टेटमेंट आना। इफ स्टेटमेंट इंडिपेंडेंट है यहाँ पे। इसका क्या मतलब है कि अगर मार्क्स की वैल्यू 40 से ज्यादा है तो प्रिंट कर दो फर्स्ट इफ, और अगर मार्क्स की वैल्यू 89 से ज्यादा है तो प्रिंट स्टेटमेंट कर दो सेकेंड इफ। अब यहाँ पे दोनों कंडीशंस चेक होंगी। पहले इफ की कंडीशन ट्रू है तो आपका पहला आउटपुट आ गया फर्स्ट इफ, और दूसरी कंडीशन भी चेक होगी हर सिनेरियो में, चाहे पहला इफ ट्रू हो या ना हो। ये वाला सेकंड इफ क्योंकि सेम इंडेंटेशन लेवल पे है, ये सेकंड इफ आउटर वाले इफ के अंदर नहीं है ना। यहाँ पे जो इनर इफ है आउटर इफ के ब्लॉक में लाई कर रहा है। डिफरेंट इंडेंटेशन लेवल है ना दोनों का, तो यहाँ पे इसका मतलब ये इनर इफ है जो कि बाहर वाले इफ के ब्लॉक के अंदर लाई कर रहा है। लेकिन यहाँ पे दोनों ही इफ सेम स्पेसिंग पे है, यानी सेम इंडेंटेशन लेवल पे है, दोनों की स्टार्टिंग में कोई स्पेस नहीं है। तो यहाँ पे दोनों इंडिपेंडेंट है और दोनों ही कंडीशंस ट्रू हुई है, तो आपके दोनों आउटपुट आ गए हैं यहाँ पे। ठीक है, अब नेस्टेड इफ के केस में क्या होगा? नेस्टेड इफ में हमने सबसे पहले कंडीशन चेक करी कि क्या मार्क्स 40 या 40 से ज्यादा है। हाँ, ट्रू है ये स्टेटमेंट, तभी हम इनर वाले स्टेटमेंट पे आएंगे। अब इस पर्टिकुलर आउटर इफ के ब्लॉक में एक और इफ स्टेटमेंट है, और इस स्टेटमेंट में क्या चेकिंग हो रही है कंडीशन की कि क्या मार्क्स जो कि 40 या 40 से ज्यादा तो थे, क्या वो 89 से भी ज्यादा है। अगर ये कंडीशन भी ट्रू होती है, यानी अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं, तो हमारा प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, प्रिंट ग्रेड A+। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको दोनों कंडीशन के ट्रू होने पे आउटपुट दिखा है ग्रेड A+। तो इस स्टेटमेंट को या इस कंडीशन को हम ऐसे भी लिख सकते थे। अगर मैं यहाँ पे एक नया सेल बनाऊं, कॉपी करूं इस कोड को, इसको हम लॉजिकल एंड की मदद से भी लिख सकते हैं। देखो, लॉजिकल एंड का कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा है। तो इसका क्या मतलब है, इफ अगर मार्क्स 40 या 40 है या 40 से ज्यादा है, एंड यानी इसके साथ साथ मार्क्स 89 से भी ज्यादा है, तो प्रिंट कर दो ग्रेड A+। ठीक है, तो दो तरीके से ये सेम कंडीशंस चेक हो सकती हैं। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट आता है नेस्टेड इफ एल्स का। जैसे कि हमने नेस्टेड इफ देखा, नेस्टेड इफ एल्स का कॉन्सेप्ट है कि एक अगर आपका इफ एल्स स्टेटमेंट है तो उसके अंदर एक और इफ एल्स स्टेटमेंट आना। तो यहाँ पे हम सेम ही एग्जांपल ले रहे हैं मार्क्स की चेकिंग का और ग्रेड असाइनमेंट का। यहाँ पे मार्क्स एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 39 है। हमारे पास एक इफ एल्स है, कौन सा, ये और ये है ना, दोनों सेम इंडेंटेशन लेवल पे लाई कर रहे हैं, तो ये आउटर इफ एल्स है। और जो पहला जो इफ एल्स का इफ पार्ट है उसके अंदर हमने एक और इफ एल्स लिखा है। ये दोनों इफ एल्स सेम इंडेंटेशन लेवल पे है, तो ये एक कॉम्बिनेशन है, ये एक पेयर है और आउटर वाला एक पेयर है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले इफ की कंडीशन चेक होगी। अगर इफ की कंडीशन ट्रू होती है तो हम इस इनर इफ एल्स में आएंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मार्क्स 39 है जो कि इफ की कंडीशन को फॉल्स करते हैं, तो डायरेक्टली कंट्रोल आपका एल्स पार्ट पे आएगा और आपका प्रिंट हो जाएगा ग्रेड F। ठीक है, अब इस केस में हम अगर इफ कंडीशन पे आए, सपोज मैंने 55 मार्क्स लिखे और इफ वाली कंडीशन ट्रू होती है, तो पहली कंडीशन ट्रू हो गई। अब ये सेकंड कंडीशन तभी चेक होगी जब आउटर वाले इफ की कंडीशन ट्रू है, तभी हम इसके ब्लॉक में आएंगे। अब ब्लॉक के अंदर एक और इफ एल्स है। अब मार्क्स 40 या 40 से तो बड़े हैं, क्या मार्क्स 89 से भी बड़े हैं? नहीं, तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अगर मार्क्स 40 से बड़े हैं और 89 से बड़े नहीं हैं, तो हम क्या चेक कर रहे हैं, 40 से बड़े हैं लेकिन 89 से कम है, तो प्रिंट करा दो ग्रेड A+। ठीक है, तो इस एल्स का क्या मतलब है कि 40 से बड़े हैं मार्क्स लेकिन 89 से कम है मार्क्स। ठीक है, तभी ये एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ है। और इस एल्स का क्या मतलब है कि 40 से ही कम है मार्क्स। ओके,
तो ये था नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं हमारी वीडियो के, जो कि है टर्नरी स्टेटमेंट और टर्नरी एक्सप्रेशन। अब ये भी कंडीशनल से या कंडीशनल चेकिंग से ही रिलेटेड है पाइथन में। टर्नरी मतलब 3। तो यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं उसके 3 पार्ट्स होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा स्टेटमेंट एक टर्नरी स्टेटमेंट है। कैसे? पहला पार्ट है ये वाला पार्ट, दूसरा पार्ट है इसकी कंडीशन चेकिंग, इफ की कंडीशन चेकिंग, और तीसरा पार्ट है एल्स का पार्ट। तो अब इसमें कैसे वर्किंग होती है? सबसे पहले ये कंडीशन चेक होगी कि अगर ए और बी की वैल्यू बराबर है तो ये जो सबसे पहले स्टेटमेंट लिखा है उसे प्रिंट करा दो या उसे एग्जीक्यूट करा दो, ठीक है। और अगर ये इफ वाली कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स में जो भी स्टेटमेंट लिखा है उसे एग्जीक्यूट कराओ। तो आपके ए और बी 2 वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू है 1 और 2। सबसे पहले ये कंडीशन चेक होती है क्योंकि 1 और 2 ए और बी बराबर नहीं है। ये इक्वालिटी ऑपरेटर चेकिंग हो रही है। रिलेशनल ऑपरेटर्स में हमने पढ़ा था इक्वालिटी क्या होता है। तो अगर ए और बी बराबर नहीं है तो एल्स वाले पार्ट में कंट्रोल आएगा और एल्स वाले पार्ट में क्या स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा? ए एंड बी आर नॉट इक्वल। तो बेसिकली ये आपको एक पावर देता है प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट क्या हो रहा है उसे कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। अगर इफ कंडीशन ट्रू है तो एक ये वाला पार्ट प्रिंट होगा, अदरवाइज ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए एंड बी आर नॉट इक्वल, ये वाला पार्ट प्रिंट हो गया है क्योंकि इफ कंडीशन फॉल्स है। अगर मैं इफ कंडीशन को सेम कर दूं तो आप देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट जो है वो ट्रू हो गया है। तो टर्नरी स्टेटमेंट में फर्स्ट पार्ट वो बताता है कि हमें क्या एग्जीक्यूट करना है या क्या वैल्यू यूज करनी है अगर इफ कंडीशन ट्रू हुई है, अदरवाइज क्या वैल्यू यूज होगी जो कि एल्स के बाद लिखी गई है। अब टर्नरी स्टेटमेंट और टर्नरी एक्सप्रेशन में क्या फर्क है? देखो सिंटैक्स दोनों का सेम ही है। यहाँ पे एक वैल्यू आएगी, फिर एक इफ कंडीशन चेक होगी और उसके बाद एल्स कीवर्ड के बाद उसकी वैल्यू आएगी। लेकिन जब हम टर्नरी स्टेटमेंट को किसी वेरिएबल में असाइन कर देते हैं उस केस में हम उसे टर्नरी एक्सप्रेशन कह देते हैं। तो टर्नरी स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन बहुत इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइए। आपको बस टर्नरी स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन का मतलब पता होना चाहिए। अगर उसकी वैल्यू किसी और वेरिएबल में असाइन हो रही है तो कंडीशन के बेसिस पे वैल्यू उसी अकॉर्डिंग असाइन होगी। जैसे कि यहाँ पे ए और बी की वैल्यू है 3 और 5। इफ b ग्रेटर दैन a, ये कंडीशन ट्रू होगी क्योंकि 5 3 से बड़ा है। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू हमने इफ स्टेटमेंट से पहले लिखी है 4, ये वैल्यू असाइन हो जाएगी c को। तो जब हम a b c की वैल्यू प्रिंट कराएंगे, a की वैल्यू आई है 3, b की वैल्यू आई है 5 और c की वैल्यू आ गई है 4। अगर सपोज यहाँ पे b को मैं कंडीशन फॉल्स करवा देती हूँ, b को मैं 0 लिखती हूँ, तो जो इफ कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगी। इस केस में c को वैल्यू असाइन होगी 2 क्योंकि यहाँ पे अब b की वैल्यू चेंज हो गई है, ठीक है। तो ये थे हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स जिसमें हमने इफ स्टेटमेंट देखा, इफ एल्स स्टेटमेंट देखा, इफ एलिफ एल्स देखा, फिर हमने नेस्टेड इफ स्टेटमेंट देखा, नेस्टेड इफ एल्स देखा और टर्नरी स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशन देखा। तो आई होप आपको ये वीडियो आपकी इस वीडियो ने हेल्प करी हो, आपने कुछ नया सीखा हो। प्लीज़ अगर आपने कुछ भी इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कुछ भी वैल्यू ऐड करी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स में बताइए कैसे ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। माइंड योर एग्जाम।